Chapter number 12, Linear Programming. Name of the chapter is Linear Programming. Linear programming is basically the extension of the chapter, है ना? Linear inequalities that we have studied in our standard 11. स्टैंडर्ड 11 में जो चैप्टर स्टडी किया था लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, उसका ही बेसिकली एक एप्लीकेशन है ना. सो लीनियर इनइक्वालिटीज वो हमने स्टडी किया था. सो वी विल यूज दैट लीनियर इनइक्वालिटीज to solve our linear programming problems. Done? So what is linear programming problems and which are the different technical terms are related with these linear programming problems that we will understood by using one example, है ना. एक फेमस एग्जाम्पल है जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है. वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको यूज करके हम व्हाट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और उसके अंदर डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से होते हैं उसको स्टडी करेंगे. डन. So let's start with one practical problem. We will use one example to understand the concept of these linear programming problems. Done? That example is given in your textbook on page number 504. So a furniture dealer, an example is of a furniture dealer. So first we'll write the first we'll understood the question. A furniture dealer is there. A furniture dealer deals in two items, that is tables and chairs. He has rupees 50,000 to invest and has storage space of at most 60 pieces. A table cost rupees 2500 rupees and chair 500 rupees. He estimates that from the sale of one table he can make the profit of rupees 250 rupees and that from the sale of one chair a profit of rupees 75. So he wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit. He has to maximize his total profit, assuming that he can sell all items which he buys. Done? This is one problem. पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है इसका मतलब. डन. उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे. So here one furniture dealer is there. One furniture dealer is there who deals with only two items, tables and chair. Furniture dealer deals with only two items, that is tables and chair, है ना. दो चीजें बेच रहा है, टेबल एंड चेयर. नाउ ही हैज रुपीज 50,000 रुपीज टू इन्वेस्ट. टोटल अमाउंट ऑफ मनी, है ना. इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास कितने रुपीज हैं, बिजनेस कर रहा है ना ये, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो फॉर द इन्वेस्टमेंट फर्नीचर डीलर हैज 50,000 रुपीज, है ना. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये आप फर्दर स्टडी करेंगे आपके इंजीनियरिंग में. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक सब्जेक्ट आएगा वहाँ पर, है ना. वहाँ पर आप ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है सर 12th स्टैंडर्ड में. सो फर्नीचर डीलर deals with two types of items, tables and chair, and for the investment purpose furniture dealer has 50,000 rupees. उसके पास 50,000 रुपए हैं, उसको इन्वेस्ट करना है ना. नाउ टेबल एंड चेयर, उसके पास जो शॉप अवेलेबल है ना, उसका जो शोरूम होगा उसके अंदर द स्टोरेज स्पेस ऑफ एटमोस्ट 60 पीसेस. स्टोरेज स्पेस, वो इन्वेस्टमेंट करके टेबल और चेयर परचेस करेगा तो कितना पीसेस अपने जो स्टोर है उसके अंदर स्टोर कर पाएगा, तो उसका है ना लिमिटेशन है. स्टोरेज स्पेस, अवेलेबल स्टोरेज स्पेस हैज अवेलेबल स्टोरेज स्पेस फॉर दिस फर्नीचर डीलर. उसके पास कितना है स्टोरेज स्पेस, you can store मैक्सिमम 60 पीसेस, है ना. टेबल या फिर चेयर, 40 टेबल ले ले तो 20 चेयर्स आएगी, 30 टेबल ले ले तो 30 चेयर्स आएगी, 10 टेबल ले ले तो 50 चेयर्स आएगी. टोटल ही कैन स्टोर 60 पीसेस इन हिज स्टोर, है ना.
इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ है, उसके ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन है ना। उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 60 पीसीस, ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 पीसीस है ना टेबल और चेयर के स्टोर कर पाएगा अपनी जो स्टोर है उसमें। नाउ अ टेबल कॉस्ट 2500 रुपीज़, ये जो टेबल है उसको परचेस करना है। सो कॉस्ट ऑफ टेबल की जो प्राइस है वो कितनी है, 2500 रुपीज़। सपोज उसको टेबल परचेस करना है ये 50,000 रुपीज़ में से, तो टेबल के लिए उसको पे करने पड़ेंगे 2500 रुपीज़। अगर उसको चेयर परचेस करनी है, सो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 500 रुपीज़। एक चेयर को उसको परचेज करनी है तो 500 रुपीज़ उसको स्पेंड करने पड़ेंगे, उसके जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसमें से, है ना। उसको उसके पास स्पेंड करने के लिए टोटल कितना रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़। डन। नाउ आगे बढ़ो। ही एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक द प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़। अगर वो एक टेबल वो जो सेल करेगा तो उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा, है ना, प्रॉफिट फ्रॉम टेबल को सेल करने से उसको पर टेबल कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 250 रुपीज़। एक टेबल सेल करने से 250 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है। एंड फ्रॉम द सेल ऑफ चेयर प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज़। अगर वो एक चेयर सेल करेगा, है ना, तो चेयर में से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपीज़। नाउ he wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money है ना। तो ये जो उसके पास अवेलेबल मनी है कितना, 50,000 रुपीज़। तो ये 50,000 रुपीज़ में से वो कितने टेबल और कितने चेयर परचेस करेगा जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। सो दैट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। व्हाट इज दिस गोल, हिज गोल इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, है ना। एक एक वर्ड आप कंसिडर करो, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसको कितनी चेयर और कितने टेबल परचेस करने पड़ेंगे जिसकी जितने रुपीस अवेलेबल है और जितना स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है उसमें से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। दैट अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही कैन बाय, है ना। कंडीशन ये है कि वो जितने भी आइटम परचेस करेगा, सपोज 10 टेबल वो परचेस करके ले आता है, तो ऐसा नहीं है कि परचेस करने के बाद कोई कस्टमर उसके पास टेबल नहीं लेता है, उसके सारे टेबल्स सेल हो जाते हैं, वो कंडीशन है। डन। So that is our standard assumption. So our question is, how can we maximize the profit of this furniture dealer? तो फर्नीचर डीलर अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कैसे करेगा। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, है ना। पहले तो क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया कि फर्नीचर डीलर है, he deals with the two types he deals with the selling of two types of items, tables and chair। उसके पास जो मैक्सिमम रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो 50,000 रुपीज है। उसके पास जो स्टोरेज अवेलेबल है ना, तो टोटल 60 पीसीस वो अपने जो स्टोर है उसमें वो स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। डन। जो टेबल उसको परचेस करनी है तो टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है। सपोज वो चेयर परचेस करता है तो चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। डन। अगर वो टेबल सेल कर रहा है ना, ये परचेस करके ये डीलर है, तो पहले परचेस करेगा उसके बाद कस्टमर को शेयर करेगा। तो कस्टमर को जब वो सेल करेगा तो उसको पर टेबल 250 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है बाय टेबल। अगर वो चेयर सेल कर रहा है तो चेयर से उसको 75 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना, दैट मीन्स वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मनी यूज़ कर ले, उसका जो स्टोरेज स्पेस है वो भी यूज़ हो जाए, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो देखो डिफरेंट केसेस आ सकते हैं, है ना। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस कैसे हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट केस 1 से स्टार्ट करें। अब जब यहाँ पर देखेंगे आपको लग रहा है कि सर टेबल में से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों हम सारे के सारे टेबल परचेस कर ले, है ना, और हम प्रॉफिट कमा लें। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हम जो हमारे पास 50,000 रुपीज़ है उसमें से हम सिर्फ टेबल ही परचेस करें, क्योंकि टेबल में हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है ना, चेयर में कम प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम ऐसा कुछ सोचेंगे कि हम सारे के सारे टेबल परचेस कर लें, है ना। तो सपोज फर्स्ट केस में हम सारे के सारे टेबल परचेस करते हैं।
हमारे पास जो 50,000 रुपीज़ है उसमें से हम सारे टेबल ही परचेज करते हैं, क्योंकि टेबल में प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या केस होगा देखो, तो 50,000 रुपीज़ है और हमने सारे टेबल ले लिए, तो क्या होगा, 50,000 रुपीज़ और एक टेबल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2500। तो कितने टेबल हम परचेज कर पाएंगे, हम मैक्सिमम 20 टेबल्स परचेज कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे टेबल लेंगे, है ना, एक टेबल की प्राइस 2500 रुपीज़ है, तो हम मैक्सिमम 20 टेबल्स ले पाएंगे और हमारा जो 50,000 रुपीज़ है वो यूज हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमारे पास मनी नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल 50,000 रुपीज़ ही है। तो पहले केस में सपोज हम सारे के सारे टेबल परचेज करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि प्रॉफिट टेबल में ज़्यादा है, तो सारे के सारे टेबल्स परचेज कर लिए तो हमें मिलेंगे टोटल 20 टेबल्स। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, हमारे स्टोर में हम 60 पीस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे टेबल यूज हम परचेस करेंगे तो हम कितने टेबल्स परचेस कर पा रहे हैं, ओनली 20। तो जो 40 जो जो यूनिट्स है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे पास खाली रहेगी। डन। तो 20 टेबल्स हमने परचेस कर लिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, सारे के सारे टेबल परचेस कर लिए, एक टेबल से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट हमारा होगा 20 × 250, दिस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। तो देखो 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर दिए, इस टेबल में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था तो हमने सारे के सारे टेबल परचेस कर लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उससे कम सामान हम खरीद पा रहे हैं, है ना, हमारा स्टोरेज हमारा वेस्ट जा रहा है। और ज़्यादा प्रॉफिट लेने के जो हमारी जो इच्छा है उसके बोलो बदौलत क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के काम में हमारा जो स्टोरेज जो कम यूज हो रहा है और हमें प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 रुपीज़, है ना। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि हम, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी फुल यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम कम पीस मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम ज़्यादा पीस लेके हम चेयर पर परचेस करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दूसरा केस, है ना, तो कोई ऐसा बोलेगा कि सर, है ना, टेबल तो हम कम परचेस कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रॉफिट अभी लिमिटेड हो गया है। तो चेयर में भले हमें थोड़ा कम प्रॉफिट मिले, लेकिन हम, है ना, सारी की सारी चेयर परचेज परचेस कर लेते हैं, तो क्या होगा। तो चलो हम, है ना, अभी अब ऑल चेयर्स वाला केस कंसिडर करते हैं कि हम सारी की सारी चेयर परचेस करते हैं हमारे 50,000 रुपीज़ में से। डन। तो कितनी चेयर परचेस कर पाएंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मनी हमारे पास है 50,000 रुपीज़। पर चेयर हमें पे करने हैं 500 रुपीज़, है ना। तो 5,500 कट करके, 2 जीरो कट करके आप बोलेंगे 100 चेयर ले लेंगे, लेकिन आप 100 चेयर परचेस नहीं कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज ओनली 60। आप 60 से ज़्यादा पीस अपनी जो शॉप है उसके अंदर नहीं रख पा रहे हो। तो आप सारी चेयर लेने जाएंगे तो आप 100 चेयर परचेस कर सकते हो 50,000 रुपीज़ में से, लेकिन आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है स्टोर में वो लिमिटेड है ना, 60 है। तो बाकी की 40 चेयर्स आपको अपने जो नेबर है उस पर वहाँ पर रखनी पड़ेगी, लेकिन वो केस यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है ना, स्टैंडर्ड केस कंसिडर करना है। तो सारी चेयर लेंगे तो मैक्सिमम आप 60 चेयर परचेस कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। डन। सपोज हमने 60 चेयर परचेस कर ली, है ना, तो 60 चेयर परचेस कर ली और हर चेयर में से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 75 रुपीज़। डन। तो ये कितना होगा, 6 5 30, 6 7 42 एंड 45, 4,500, है ना। तो देखो सारे इन्वेस्टमेंट मनी आपको डालने हैं तो आपको मैक्सिमम 20 टेबल मिलेंगे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 5,000। लेकिन सारे टेबल परचेस करने में जो प्रॉब्लम है वो क्या आ रहा है, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऐसे ही खाली पड़ी रहती है ना। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी 60 की है, लेकिन हम सिर्फ 20 पीस अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूज नहीं हो रहा है ना, सारे टेबल्स परचेस करने में, है ना, वो प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 रुपीज़। और सारी स्टोरेज कैपेसिटी यूज करने के लिए हम सारी चेयर परचेस करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मनी है ना, हम सिर्फ 60 चेयर ही परचेस कर पा रहे हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास मनी है वो ऐसे ही बाकी रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो भी यूज़ हो जाने चाहिए, ये जो स्टोरेज स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी पूरी यूज़ हो जानी चाहिए, और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है
वो भी मैक्सिमम आना चाहिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसके लिए हम एल्गोरिदम यूज करेंगे और हम ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। डन। तो इससे क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करेंगे कि कुछ हम यहाँ से हम कुछ अमाउंट ऑफ टेबल ले लें और सर्टेन अमाउंट ऑफ ये चेयर ले लें और इसका मिक्स नंबर ऑफ कुछ यूज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सकता है ना। तो देखो एक दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3, है ना। सारे टेबल लेने में हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लॉस में जा रहा था। सारे चेयर लेने में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो पूरा हम यूज नहीं कर पा रहे थे, है ना। सिर्फ 60 चेयर परचेज कर रहे थे, तो 60 इंटू 500, तो सिर्फ हम 30,000 रुपीज ही हम स्पेंड कर रहे थे। हमारा 20,000 रुपीज ऐसे ही पड़ा रहता है ना, वो विदाउट वेस्टिंग है, उसको हम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो 20,000 तो हमारे ऐसे ही बाकी बचा। तो जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो यूज नहीं हो रहा है। डन। ये दोनों प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे थर्ड केस से। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कुछ नंबर ऑफ टेबल ले लेते हैं और कुछ नंबर ऑफ चेयर ले लेते हैं। तो क्या होता है देखो, सपोज नाउ वी आर टेकिंग टेबल्स एंड चेयर बोथ, दोनों को परचेस करते हैं। सपोज हमने टेबल ले लिए 10 और चेयर ले लिए कितने लेंगे 50, है ना, क्योंकि टोटल 60 पीस करने हैं। और 10 टेबल ले लिए, 50 चेयर ले ली। डन। तो अभी देखो इन्वेस्टमेंट मनी कितना होगा, तो टेबल के लिए 10 इंटू पर टेबल कितने देने हैं 2500। तो टेबल की जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 25,000 रुपीज़। ये रुपीज़ गए टेबल को परचेस करने में। और चेयर के लिए कॉस्ट है 500 और हमने लेने हैं 50, तो उसके अंदर भी चले गए 25। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट था, है ना, 50,000 रुपीज़, वो सारा यूज हो गया, सारा स्पेंड कर दिया हमने। सारे के सारे 50,000 रुपीज़ हमने स्पेंड कर दिए। 25,000 में से हमने 10 टेबल परचेस किए और 25,000 में से हमने 500 चेयर परचेस की। डन। तो अभी 10 टेबल हमारे पास है, तो प्रॉफिट कितना होगा, सारे के सारे टेबल और सारी की सारी चेयर सेल होने वाली है ना, वो कंडीशन दी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ बाकी रह जाता है, कोई परचेस करने ही नहीं आता है कस्टमर, ऐसा नहीं है। तो 10 टेबल, तो 10 टेबल को अभी हम सेल करेंगे तो पर टेबल हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक टेबल को सेल करने से हमारे पास 250 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। ये इतना प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। तो टेबल को सेल करने से हमारे पास प्रॉफिट आएगा 2500 रुपीज़। इतना प्रॉफिट आएगा टेबल को सेल करने से। और चेयर, कितनी चेयर है हमने परचेस की है 50, तो प्रॉफिट गेन फ्रॉम द चेयर दैट इज 50 इंटू प्रॉफिट गेन फ्रॉम द सेलिंग ऑफ वन चेयर इज 75 रुपीज़। तो 50 इंटू 75 कितना होगा 3750। डन। सो हियर टोटल प्रॉफिट, है ना, टोटल प्रॉफिट gain from selling of table and chair is 2500 plus this 3750, that is 6250 rupees, that is the total profit। तो देखो ये केस में क्या हुआ, ये केस में हमारे सारे के सारे 50,000 रुपीज, है ना, ये स्पेंड हो गए। टोटल कैपेसिटी 10 प्लस 50 16, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी भी यूज हो गई और हमारा जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम आ गया 6250। तो ये जो 10 और 50 आंसर मिला वो कहाँ से मिला, ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे टेक्स्ट बुक में डेटा दिया हुआ है तो यूज़ किया है। लेकिन इसको कैसे डिराइव करें कि हमारे पास 10 टेबल यूज़ करने हैं और हमें 50 चेयर परचेज करनी है, तभी जाके हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यूज़ होगा, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ होगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पर 5,000 था, यहाँ पर 4,500 था और यहाँ पर प्रॉफिट क्या आ गया 6,250। तो हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करवाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेक्निक से। इज दैट क्लियर। सारे पॉइंट एक बार साथ में रिवाइज करना है। सो फर्स्ट हियर वी हैव टू मैक्सिमाइज, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था। प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना था,
भी हमें सिलेक्ट करना था कि हमें टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने परचेस करने हैं और टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी परचेस करनी है। सो हियर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टेबल्स। नंबर ऑफ टेबल्स को सपोज x बोल दे एंड नंबर ऑफ चेयर, कितनी चेयर परचेस करें एंड कितने टेबल परचेस करें ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमें दिक्कत आ रही थी कि कितने टेबल ले कितनी चेयर ले, है ना। सारे के सारे टेबल ले लेते थे तो क्या हो रहा था, सारे के सारे टेबल परचेस करते थे तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, सारे के सारे टेबल परचेस करने से हमारा प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो रहा था, ज़्यादा आ रहा था, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी थी ना वो जितनी थी उससे कम यूज़ हो रही थी। दूसरे केस में जब सारे के सारे चेयर परचेस करते थे तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ हो जाती थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास जो 50,000 रुपीज़ थे उसमें से सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही यूज़ होते थे। बाकी बाकी के जो 20,000 रुपीज़ थे वो ऐसे ही हमारे पास बाकी के, है ना, विदाउट स्पेंडिंग ऐसे ही रहते थे। तो थर्ड केस में हमने क्या किया कि हमने कुछ नंबर ऑफ टेबल कंसिडर किए और कुछ नंबर ऑफ चेयर परचेस की। तो हमें पता चला कि सारी की सारी स्टोरेज कैपेसिटी भी यूज़ हो जाएगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये तो एग्जांपल में दिया था तो ये हमने नंबर ले लिया कि 10 टेबल ले लिए और 50 चेयर, है ना। हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास तो ऐसे कोई आंसर नहीं होगा, तो ये जो डिजिट है वो कैसे निकालें, है ना, टेबल नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर कैसे फाइंड करें। तो इसको हमने एक्स और वाई करके एज्यूम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा फर्स्ट केस था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आएगी ऑप्टिमाइजेशन की। सो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हमने जो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर निकाला जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया है उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। सो हियर ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, effective utilization of resources, effective utilization of resources in order to in order to maximize profit, in order to maximize profit, है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है एंड मिनिमाइज एंड मिनिमाइज दी लॉस, लॉस कम होना चाहिए, इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इट्स अ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये जो एग्जांपल लिया है उसमें हमारे रिसोर्सेज कौन से थे, यहाँ पर हमारे दो रिसोर्सेज थे, है ना। देखो कहाँ गया वो पेपर, ये रहा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अवर रिसोर्सेज आर इन्वेस्टमेंट मनी, है ना, इन्वेस्टमेंट मनी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट मनी है वो सारा इन्वेस्टमेंट मनी आपका यूज होना चाहिए और जितनी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी यूज होनी चाहिए। फर्स्ट केस में हमने देखा कि इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, है ना, सारे के सारे टेबल परचेस करते थे तो हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 है लेकिन हम परचेस कर पा रहे थे मैक्सिमम 20 टेबल, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। दूसरे केस में हमने देखा कि सारे के सारी चेयर परचेस करते हैं, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए। तो सारी की सारी चेयर परचेस करते हैं तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था क्योंकि हम सिर्फ 30,000 रुपीज़ स्पेंड कर पा रहे थे, बाकी के 20,000 रुपीज़ हमारे पास ऐसे ही रहते थे। डन। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने थर्ड केस कंसिडर किया, वहाँ पर हमने 10 टेबल और 50 चेयर परचेस की। तो 10 + 50 हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी 60 वो भी इफेक्टिवली यूज हो गई और 10 टेबल और 50 चेयर्स करने से हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मनी था वो भी पूरे का पूरा यूज हो गया और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए हमारे पास इसको सेल करने से वो भी हमारा बढ़ गया, 6,250 रुपीज़ आ गया। डन। तो इसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन। डन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो ये जो सारा पूरा लॉजिक है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। डन। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है उसके जो स्पेशल क्लासेस है ना, स्पेशल केसेस है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको हम बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम LPPB शॉर्ट में बोलेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
So linear programming problems are the special types of this optimization problem. Done? A special but a very important है ना, ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है. A special but a very important class of a very important class of optimization problem are known as linear programming problems. Done? तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमें करना क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर आपको करना पड़ेगा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब प्रॉब्लम आएंगे. डन. सो हियर we have to study this linear programming problems. So linear programming problems are the special types of these optimization problems. इतना क्लियर हुआ? By using our optimization process, है ना, ऑप्टिमाइजेशन करने से what we are getting optimal values. We are getting optimal values. यहाँ पर optimal values कौन सी हुई? After the optimization we get the optimal values. That means 10 tables and 50 chairs जो आंसर मिला ना उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल वैल्यूज, क्योंकि 10 टेबल और 50 चेयर्स परचेस करने से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है. सो हियर दिस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर नोन एज ऑप्टिमल वैल्यूज. डन. सो नाउ we have to study how to find these optimal values from these linear programming problems. So for that, to obtain this optimal value, what we have to do, we have to form this problem mathematically. That is known as formation formation of प्रॉब्लम, है ना. प्रॉब्लम क्या था, जो अभी तक मैंने जो आपको डिस्कस किया ना, ये हमारा प्रॉब्लम है कि एक फर्नीचर डीलर है ना, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके वो पास टोटल दो ऑप्शन है, वो टेबल चेयर परचेस कर सकता है या फिर चेयर परचेस कर सकता है. टोटल इन्वेस्टमेंट मनी 50,000 रुपीज़ है, स्टोरेज कैपेसिटी 60 है, तो वो कितनी चेयर और कितनी टेबल परचेस करेगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ये जो प्रॉब्लम है ना रिटर्न फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज अवर प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मेट करना पड़ेगा, है ना, मैथमेटिकली फॉर्मेशन उसका करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट करते हैं, चलो, है ना, मैथमेटिकली लिखते हैं फटाफट. सो हियर we have to find the optimal values, that is total number of tables and not total number of chairs. इसको assume कर लिया x and y. तो मैथमेटिकली फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप आएगा आपका ऑप्टिमल वैल्यूज, है ना, जो वेरिएबल्स है उसको डिफाइन करने का. सो लेट्स से नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर बी वाई. डन. नाउ फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन कंडीशंस. कंडीशन रीड करो क्या है. मैक्सिमम हमारे पास 50,000 रुपीज़ है और हम परचेस कर रहे हैं टेबल और चेयर. वन टेबल की प्राइस है वो 2500 है. तो सपोज हमने एक्स नंबर ऑफ टेबल परचेस कर लिए, तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होगा 2500 एक्स प्लस एक जो चेयर है उसकी प्राइस है 500 और हमने वाई नंबर ऑफ चेयर परचेस कर ली तो 500 वाई. और मैक्सिमम हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम हम कितना रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं, हमारे पास 50,000 रुपीज़ है, तो दैट इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 रुपीज़, है ना. तो इतना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया. कंडीशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स, है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट्स. एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, आप टेबल और चेयर परचेस कर रहे हो और वो मैक्सिमम कितना होगा 60 से ज़्यादा आप जो पीसीस है वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो, है ना. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ items that you can buy is 60. So x plus y less than or equal to 60. 60 से कम आप परचेस कर सकते हो, 60 से ज़्यादा नहीं. तो ये दो कंडीशन आ गई. these two conditions are known as constraints, है ना, ये हमारी constraints हो गई. और करना क्या है, we have to maximize the profit. तो प्रॉफिट को सपोज बोल दे हम z, तो z को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है.
तो प्रॉफिट कितना है, एक टेबल पर आपको मिल रहा है 250। तो सपोज हमने परचेस किए एक्स नंबर ऑफ टेबल्स, तो हमारा प्रॉफिट होगा 250 इंटू एक्स प्लस एक चेयर पर प्रॉफिट कितना है 75, कितनी चेयर है वाई, तो होगा 75 वाई। दिस इज अवर प्रॉफिट। नाउ our goal is to maximize our profit, so this one is known as our objective, है ना, our objective function we can say. So what is our objective function? Our objective function is to maximize the profit, so this is known as objective function. Done. This is known as investment constant, this is known as storage constant. Done. उसके अलावा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट भी होते हैं, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कौन से है, दिस वन, नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होंगे, है ना। नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो दे आर नोन एज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। उसको लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डन। दिस आर दी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारा था मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। क्लियर? So mathematical formation that we have discussed. Now we have to find the optimized value of z. So what is our mathematical formulation? Last lecture we have discussed mathematical formulation of our problem. So mathematical formulation फिर से लिखते हैं, mathematical formulation of our problem. So here we have to find total number of tables and total number of chairs that must be buy by the dealer, furniture dealer, to maximize his profit. So here we have consider two variables, number of tables and number of chairs. Number of tables are x and number of chairs are y. Done. Then you define our conditions. Conditions, that means a furniture dealer can invest maximum 50,000 rupees. Furniture dealer can invest maximum 50,000 rupees and cost of each table is 2500 rupees and cost of each chair is 500 rupees. So first our condition is total investment, that is known as investment constant, that is equal to 2500x plus 500y less than or equal to 50,000. Done. This is our first investment constant. Then another condition is limitation क्या थी, that is storage constant, that means a furniture dealer maximum store 60 pieces in his store. Done. So total number of pieces that can be stored in his store is 60, so it's less than or equal to 60. At most, that means maximum, furniture dealer can store 60 pieces of this table and chair. So these are the constants, है ना, conditions बोलते हैं इसको. Now what is our problem, or we can say our objective, है ना. Our objective is to maximize profit. Our objective is to maximize the profit. Done. So our profit is, or our objective is z. So what is the profit? On the selling of table we are getting 250 rupees profit. So 250x, total number of x tables are there. Condition is total number of tables and chair that purchased by furniture dealer, all the pieces will be sold. So total profit from the table is 250x and profit on one chair is 75 rupees. So 75y, this is our objective. We have to maximize this objective. Done. So these are the constant. Total 4 types of constants are there: investment constant, storage constant, and here two more constants are there,
that is non-negative constants. Non-negative constants are this x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. These are the known as non-negative constants because total number of tables and chairs are always non-negative, है ना, या फिर वो 0 होंगी या फिर पॉजिटिव नंबर में कुछ होगी. So these are known as non-negative constants. Done. ये हमने फॉर्मुलेशन कल किया था. Now we have to find the we have to solve this problem. That means you have to find the values of this x and y. Done. And also reason why these problems are known as linear programming problem. So here answer is whatever the inequalities and equations or inequalities involved in this linear programming, and these programming problems are linear, and that's why these problems are known as linear programming problems, and all the inequalities will be a linear. That's why they are known as linear programming problems. Done. So let's start the solution of these inequalities. So now again we are writing our equations. Now from this first equation and second equation, here we can take 500 as a common, है ना, 500 कॉमन लेके दोनों से डिवाइड कर देंगे. So this first equation will be 5x plus y less than equal to 100. This will be our equation number 1, dividing this equation on both sides by 500. And second equation is x plus y less than equal to 60, and non-negative constants are x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Done. These are the equations. Now we have to solve this. For the solution of this equation, we will use linear inequalities, graphical solution. Here we have to obtain graphical solution. Done. So all of you know how to solve these inequalities. Chapter number 6, standard 11, सेजल याद होगा शायद, है ना. तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. बिफोर ड्रॉइंग ग्राफ, है ना, इसका हम कोऑर्डिनेट टेबल ड्रॉ कर देते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बॉक्स. So to draw this inequality, first we'll consider this inequality as equation, है ना. inequality तो हम इक्वेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. इट्स अ 5x प्लस वाई इक्वल टू 100. तो इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स ड्रॉ करें तो कैसा होगा. डन. x की वैल्यू और y की वैल्यू. सो इफ वी टेक वैल्यू ऑफ x, है ना, ये सब आता होगा. इफ वी टेक वैल्यू ऑफ x एज ए 10, so corresponding value of y will be 10 5 is a 50. And if we take value of x as a 20, 25 is a 100, so corresponding value of y is 0. डन. इससे हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी का. सेकंड इनइक्वालिटी दैट इज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, उसको इक्वल टू 60 लिखेंगे, है ना. कोऑर्डिनेट बॉक्स x y. So here if we take x equal to 30, है ना, so corresponding value of y will be 30. If we take x equal to 60, corresponding value of y will be 0. डन. कोऑर्डिनेट बॉक्स हो गए. ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफिकली सॉल्यूशन लाना है. अगर आपको याद नहीं है ना लीनियर इनइक्वालिटीज, तो आप यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल के वीडियो देख सकते हो. वहाँ पर पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है. स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 6. हर्षिता. वेरी गुड, थैंक यू. सो दिस इज ओरिजिन ओ, है ना. देखो ये नंबर आ रहे हैं 10 20 30 40, तो 10 के फॉर्म में लेंगे. तो दिस इज 10 20 30 40 50 60 70. दिस इज और एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पर भी 10 ही लेना पड़ेगा. सो 10 20 30 40 50 60 70. डन. ग्राफ ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन होगी. सो फर्स्ट वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ फॉर दिस 5x प्लस वाई इक्वल टू 100. सो फर्स्ट पॉइंट इज x 10 y 50, x 10 y 50, this point x 10 y 50, and second point x 20 y 0.
ये वाला पॉइंट है ना, ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट्स ट्राई। ये हमारी अज्यूम कर लो स्ट्रेट लाइन है ना, इधर उधर हो गई। दिस इज पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट था क्या था 1050 एंड दिस इज 20 से पॉइंट बी। डन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 5x plus y equal to 100. Done. Similarly, we will try to draw the straight line for this equation x plus y equal to 60 है ना। आप स्केल का यूज करके ड्रॉ करेंगे, अभी मेरे पास स्केल नहीं है। सो x30 y30, x30 y30 दिस वन, ये पॉइंट आएगा, और x60 y0 ये वाला कुछ आएगा, है ना। इसको ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, है ना। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही देखनी है। कहाँ गया, हाँ हो गया स्ट्रेट लाइन। डन। दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 60। डन। इतना समझ में आया? ये आपको 9th स्टैंडर्ड से सब आता है ना, आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, इतना तो सबको आता है। यस। सो नाउ वी हैव टू सोल्व दिस इनइक्वालिटी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो इसके लिए क्या करते थे हम, ओरिजिन चेक करते थे, 0 0 पुट करते थे ना। तो 0 0 पुट करो तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 100, इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, ट्रू हो गई। दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये लाइन के ओरिजिन के डायरेक्शन में, है ना, नीचे होगा। यस, ये नीचे। नाउ फॉर सेकंड इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, अगेन ओरिजिन पुट करो 0 0, तो अगेन 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये भी ट्रू हो गया। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इसके नीचे होगा, इसके नीचे, है ना। तो इसके नीचे और इसके नीचे, तो ये सब आया। और ये इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x के ऊपर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y के राइट डायरेक्शन में। तो सबका कॉमन एरिया जो मिल रहा है वो विजुअलाइज हो रहा है, कौन सा हो रहा है, इसके नीचे और इसके नीचे, तो यहाँ से होगा, और इसके राइट डायरेक्शन पर, इसके ऊपर डायरेक्शन पर, तो ये रीजन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? So here our value of this x and y will be lies in this area. This is known as feasible region, है ना। हम सब टेक्निकल टर्म्स भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन का मतलब क्या हुआ, और सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी लाइज इन दिस एरिया ओनली। हमारा जो आंसर मिलेगा ना, वो आंसर के पॉइंट जो में एक्स और वाई मिलने वाले हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे, ये रीजन में मिलेंगे। ये रीजन में से आप कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, तो वहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। डन। दिस इज नोन एज अवर फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन है, उसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई lies in this feasible region. Done. So this is known as feasible solution, और feasible solution will be lies in this feasible region. तो ये रीजन के अंदर आप कंसिडर करो तो कितने सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ये सब करके, है ना। तो देयर आर इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन, कितने होंगे, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन है, तो उसमें से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा। डन। देखो ये केस हुआ, इन दिस केस और फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। ये केस में हमारा फिजिबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है। हमारे 12th स्टैंडर्ड में हम जो सम्स करेंगे ना, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, आइदर और फिजिबल रीजन विल बी बाउंडेड और इट मे बी अनबाउंडेड। फॉर दिस केस और फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। डन। अनबाउंडेड क्या होगा, तो इसके लिए हम अलग एग्जाम्पल करेंगे। तो बाउंडेड ये फिजिबल रीजन है, तो इसके अंदर हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, जेड मैक्सिमम कैसे मिलेगा, तो वो फाइंड करने के लिए आपको एक एल्गोरिदम फॉलो करना है। दैट एल्गोरिदम इज गिवन बाय थियरम्स, है ना। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर थियरम 12.1 और 12.2 दिए। अकॉर्डिंग टू दैट थियरम देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, सो आउट ऑफ दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन वी कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर प्रॉफिट एट द कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। ये जो फिजिबल रीजन है ना, इसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे ना, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देंगे। कॉर्नर पॉइंट कौन से है, देखो यहाँ पर, ये ओरिजिन ओ,
दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, एंड इसको एक पॉइंट कंसिडर कर लो पॉइंट सी. These are the four corner points. So we have to find the value of this objective value z at this corner point. डन. तो कॉर्नर पॉइंट पर आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपकी प्रॉफिट की. इतना क्लियर हुआ है ना? वी आर फाइंडिंग अवर ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस बाउंडेड रीजन. तो उसके लिए आपको ऐसे एक टेबल ड्रॉ करना है ना? हर एक क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से जाएगा. तो हमने एक ऐसे एक टेबल ड्रॉ करना है. उसके अंदर आपकी ऐसे एक दो कॉलम रहेगी. हियर वी आर राइटिंग दी vertex of our corner points. Four corner points are there, and here we are finding the value of this z profit, है ना? This is our objective function. Objective function is 250x plus 75y. This is your objective function. So here four corner points are there. first कौन सा है? origin, है ना? origin o 0 0. Done. Then point b, this one is 20 0. Then point a, पॉइंट ए का आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना? पॉइंट ए ये कैसे मिलेगा? इंटरसेक्शन करके, और इंटरसेक्शन वही डायरेक्ट मिल ही रहा है. सो पॉइंट ए इज 10 50. डन. एंड पॉइंट सी है 0, ये 60 0 60. फोर कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर. नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस जेड फॉर दिस कॉर्नर पॉइंट. तो देखो ये 0 0 पर कितना आ रहा है? 0. नाउ दिस कॉर्नर पॉइंट 20 0, पुट x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 0. तो ये होगा 5000. 5000. पॉइंट ए पर कितना होगा? x इक्वल टू 10, 2500, एंड y इक्वल टू 50, 75 इंटू 50 ना. तो काउंट करो, 2500 एंड 5000, तो 6250 होगा. डन. एंड दिस पॉइंट सी 060, तो 60 इंटू करो, 60 इंटू 75, 4500. डन. तो देखो इसमें से मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कहाँ पर आ रहा है? पॉइंट ए पर. पॉइंट ए कौन सा है? 10 50. So here value of x is 10 and value of y is 50. What is x? Total number of tables will be x. So here for furniture dealer must buy 10 tables and y 50 chairs, so that you will get maximum profit of 6250 रुपीज, है ना? तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 रुपीज वो भी यूज हो जाएगी. उसका जो सारा स्टोरेज है ना, 60 जो पीसेस रख सकते हैं, तो 50 प्लस 10 60 जो पीसेस है वो भी उसका स्टोरेज भी यूज हो जाएगा. उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट 6250 मिलेगा. डन. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल नंबर 2. Example 2, है ना? That is in your textbook, page number 510. So here linear inequalities is given. That means linear programming problem is given and we have to solve this program. Done. प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 12.1 में आपको ऐसे जो प्रॉब्लम है ना वो डायरेक्ट मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन करके देंगे, और जो एक्सरसाइज 12.2 है उसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा. उसमें आपको प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकली फॉर्म करना है, उसके बाद सोल्व करना है ना? नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है. तो पहले तो कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेशन अलग से करेंगे, है ना? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैसे करना है, तो वो एक बार आप रिवाइज कर लेना. सो नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम we have to solve it, and question is minimize. Here we have to minimize our objective function is z, and that is equal to 200x plus 500y. We have to minimize this objective function. Done. And subject to the constants are given, or constants are x plus
2y less than equal to 10, 3x plus 4y less than or equal to 24, एंड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है ना, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. These are the subject to the constants. These are the constants. Then we have to solve these linear programming problems graphically. Done. तो क्या करते हैं ग्राफिकली सोल्व करने के लिए? राइटिंग द इनइक्वालिटीज इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. इट्स x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 10. कोऑर्डिनेट बॉक्स, values of x and y. So for the, if we take x equal to 2 से 2 ले लो, if we are taking x equal to 2, so corresponding value of y 8 by 2 4. Done. If we take x equal to 6, corresponding value of y is 4 by 2, it's at 2. This is coordinate box for this first inequality. Now for this second one, 3x plus 4y equal to 24. This is coordinate box, values of x and y. And if we are taking x equal to 0, then y equal to 6. If we take y equal to 0, then x equal to 3 8 is 40, 24. Done. So if we take y equal to 0, x will be 8. ग्राफ ड्रॉ करें. आपको स्केल पेंसिल का यूज करके नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करना है. x y, this one is origin. 1 2 3 4 5 है तो स्केल लेने की कोई जरूरत नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, अप टू तक 9 तक ही चलेगा. चलो y 8 तक. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. डन. फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. x2 y4, x2 y4, x2 y4, somewhere over here, x2 y4, x6 y2, x6 y2, यहाँ पर कुछ आएगा. डन. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये कहाँ से क्या कट होगी वो पता नहीं है, चलेगा यहाँ पर, मुझे आपको अच्छी तरह से करना है. सो दिस पॉइंट इज पॉइंट A. कोऑर्डिनेट्स आर 2 4 and these are the coordinates 6 2. Done. This is the graph of the line x plus 2y equal to 10. है ना, आप अच्छी तरह से स्केल लेके करेंगे ना तो ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना वो आपको आइडिया आ जाएगा. ये शायद 6 आ रहेगा, यहाँ पर शायद 8 आ सकता है ना. रखो तो 8 0 8 नहीं आएगा है ना, इसको देख लेना वो आप. ये रफ ग्राफ है. दूसरी लाइन 3x 4y, 3x plus 4y equal to 24, 0 6 0 6. देखो ये गलत ही हो रहा है मुझे लग रहा है. 0 6 8 0 है ना, ये थोड़ी ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ हो गई, ये थोड़ी नीचे आने वाली है तो ये कुछ होगा. कौन से पॉइंट रखें यहाँ पर? 5 x 0 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा है ना, ये लाइन यहाँ से पास होने वाली है. और y 0 रखेंगे तो ये 10 से पास होने वाली है. लाइन थोड़ी ऐसे आएगी है ना, ऐसे आएगी. तो ये लाइन 6 0 8 0 ऐसे आएगी, तो ऐसे लाइन मिलेगी. ये दोनों लाइन हो गई हमारी. डन. ये सेकंड इक्वेशन की, ये फर्स्ट इक्वेशन की. स्केल लेके करना पड़ेगा आपको. तो ये लाइन हो गई.
डन। यहाँ 10 आएगा यहाँ से। नाउ सॉल्यूशन x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 0 पुट करो तो इसका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, ये लाइन है ना, इसका सॉल्यूशन ऐसे ऊपर जाएगा और इसका नीचे जाएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो ये राइट है, और इसके लिए 0 प्लस 0 ये रॉन्ग है, तो ये ऊपर डायरेक्शन में जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, कॉमन रीजन विल बी दिस वन। डन, ये आपका कॉमन रीजन होगा। दिस इज अवर फिजिबल रीजन, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, है ना। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में लेना है, तो इतना आपका फिजिबल रीजन आएगा। डन, और आपको इसके पॉइंट्स निकालनी पड़ेंगे, तो ये होगा 0 5, ये होगा 0 6, 0 5, दिस वन इज 0 6, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, दोनों का, है ना। सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस 2y, यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू 10 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 24, so this will be 30 minus 6y plus 4y equal to 24, so this will be minus 2y minus 6 y equal to 3, y equal to 3 पुट करो यहाँ पर, 12 और 4, x इक्वल टू 4, सो इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, यहाँ पर ये दोनों लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट, वो होगा 4 3, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, 4 3। डन, तो ये जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट आ गए। कितने कॉर्नर पॉइंट आए, 3, 0 5, 0 6 एंड 4 3। क्लियर, तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, देखो टेबल ड्रॉ करना है, दो कॉलम आएगी, है ना, वर्टेक्स दैट इज आवर कॉर्नर पॉइंट एंड आवर objective function, we have to minimize our objective function, that is 200x plus 500y। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, तो एक तो 0 6 है, एक 0 5 है, और एक ये आ गया था 4 3। तो देखो 0 6 के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x0 और y6, तो ये हो गया 6 5 जा 300, तो ये हो गया 300, सॉरी 3000, ये होगा 2500, और यहाँ पर पुट करो तो 4 2 जा 800 एंड 1500, 800 प्लस 1500 2300। वी हैव टू मिनिमाइज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू। डन, so here for x equal to 4, this is our feasible solution, and y equal to 3 is the feasible solution. Done, this is the feasible solution for this linear programming problem. Clear?